70% सिलेबस हो गया है, 30% बच। हाँ, नहीं 60 हो गया है, 70 नहीं कर सकते। मिला के 50 कर दो फिर। बस। चलो, लास्ट क्या किया था हमने? वो कटिंग वाला किया था जहाँ तक याद आ रहा है। हम्म। कटिंग वाला क्वेश्चन किया था ना, ये जैसे सेंटर ऑफ मास में हमने करे, इस पार्ट को कट कर रहे हो उससे नेगेटिव मास कंसिडर कर लो। याद आ गया क्या? एक और लेते हैं। सही। ये एक रेक्टेंगुलर डिस्क प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, ये 2L, ये 4L। मास डेंसिटी गिवन सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। मास डेंसिटी दी गई है सिग्मा केजी पर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ओरिजिन सेंटर पर, ओरिजिन प्लेट के सेंटर पर, ये जेड एक्सिस। फिर कौन है? जेड। पार्ट को कट करना है, इस पार्ट को। रिमेनिंग पोर्शन का, पोर्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ अबाउट जेड एक्सिस। MOI ऑफ द रिमेनिंग पार्ट जेड एक्सिस। डिस्क में से एक छोटी डिस्क कट कर, सिंगल में से हमसे कर लोगे।
क्या? क्या करोगे बताओ? पहले टोटल मास निकालोगे? चलो टोटल मास पूरे का मान लेते हैं बड़ा एम। बड़ा एम क्या होगा? सिग्मा इंटू 2L इंटू 4L 8L²। चलो ये तो निकाल लिया। अब बड़ा 2L 4L ये पूछा गया है ना? कैसे करोगे? बस ये परपेंडिकुलर आ रहे हो। क्या ही बोलो? एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। आपने कर लिया 2L² बाय 12 सही है। इसके लिए एम 4L का स्क्वायर बाय फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। ये आपका आ गया I1 M2L² बाय L। अब क्या किया? जो भी आया आगे बोलो। M2 ये मास M2 का है आप लोगों ने। M2 M2 क्या होगा? माइनस सिग्मा इंटू ये 2L और ये L आ जाएगा 2L²। चलो ये मास हो गया। अब भाई कौन सी एक्सेस के लिए ना? कैसे आएगा? क्या ये पता है? L वाले एक्सेस के लिए M2 जल्दी बोलो वाले एक्सेस के लिए। अच्छा M2 12 का स्क्वायर बाय का स्क्वायर चलिए M2 फाइनली इस वाले एक्सेस I2 M2L²/3 प्लस I3 फाइनली I1 प्लस I2। अगर आपने मास को नेगेटिव प्लेस करा है I1 प्लस I2 करो और मास पहले से पॉजिटिव लेके चले हो I1 माइनस I2 करो। जो भी आपने साइन ली हो उसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर बोलो। मास हमने नेगेटिव लिया है तो मैं फाइनल आई लिखूंगा I1 प्लस I2 तो ये अपने आप माइनस बन ही जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? करो क्या कैलकुलेट करो चलो। M2 2L² बाय 3 प्लस 2L² 4L² माइनस है पूरा बाहर ले लिया। 2 टाइम्स 8 10 टाइम 10/। सही लिखा है क्या? आ रहा है? क्या आएगा? 4 इन 4 6 20/12 L⁴ सही है। और L⁴ भी दो मास की वैल्यू L/3 माइनस 30/3 10 सिग्मा L⁴/3 L⁴ 3 सिग्मा L⁴ 10 सिग्मा आया।
लोग आंसर तक पहुंच गए झट से। बिल्कुल गधे हो तो बिल्कुल। आंसर तक पहुंच गए फिर भी गधे। इतना पार्ट बचने वाला था ना। तो कट कर रहे हो ना। ये पार्ट बचने वाला है राइट। कितनी डिस्क बचने वाली है? तीन। 1 2 3। तीन ही तो बचने वाली है। चलो ये पहले डिस्क। एक्सेस यहाँ पर है। प्लेट 1 ये एक्सेस। प्लेट 2 ये एक्सेस। प्लेट 3 ठीक से बन जाए ये एक्सेस। ये L12 तीनों के सिमिलर नहीं है। एक ही है ना। एक प्लेट के लिए आंसर क्या आ रहा है? n/3 सिग्मा L⁴ एक के लिए 2 3 कर लो आंसर है। कटिंग वटिंग क्यों कर रहे हो? अगर एक ही प्लेट होती सिंपल एक प्लेट प्लेट 1 और इसके आंसर निकालना होता तो क्या करते? एक प्लेट की ये लेंथ कितनी? 2L। ये कितनी है? L। ये क्या होगा? M का मास एक का। Go to M L² by 3 कितना होगा? Go to M 2L² by 3 यही तो किया मैंने यहाँ। आंसर कितना आएगा? 10/3 सिग्मा L⁴ यही तो चीज़ मैंने यहाँ कैलकुलेट करी। ऐसे कितनी प्लेट है? तीन। टोटल आंसर 3 टाइम। क्यों कट करना है? ये करो ना। तो कट करेंगे। ये एक प्लेट का 3 टाइम्स I1। आंसर 10 सिग्मा L⁴ लो। तीन प्लेट बची है तीनों प्लेट के कॉर्नर से एक्सेस पास हो रही है। तीनों के लिए आई सेम है। एक का निकालो × 3 कर लो खत्म। ये दिख रहा था कटिंग वाला था जोड़ने वाला। ठीक है कर लिया गलत नहीं। कट करने की प्रैक्टिस कर ली एक बार और आपने तब तक क्वेश्चन देख के काम करो ठीक है ना। तो बता दो क्वेश्चन हटा दो कोई। और कर लो। पैर प्लेट मास M।
स्क्वायर प्लेट थी अपने पास, में 4 होल कर दिए, ये पार्ट कट हो गया है। रिमेनिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये। स्क्वायर प्लेट में से 4 डिस्क हमने कट कर ली। स्क्वायर प्लेट है, समझ लो, पूरी स्क्वायर प्लेट थी। स्क्वायर प्लेट का टोटल मास में से आप 4 डिस्क कट कर, रिमेनिंग पोर्शन बचा जेड एक्सिस के। चाय पी के आया करो। साइड लेंथ कितनी बनेगी? रेडियस आ रहा है तो ये 2r हो गया, ये 2r हो गया।
चलो करें। अगर पूरी डिस्क होती तो कंप्लीट डिस्क, मास कितना है एम, साइड लेंथ पूरा, ये एक्सेस ऐसे घूमती, आई की वैल्यू के लिए क्या लिखते, एम 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 4r होगा ना यार, 4r का स्क्वायर मतलब 16r स्क्वायर बाय, के लिए क्या लिखते, डबल कर लेंगे, ये प्लस ये परपेंडिकुलर I1 तब m इन आर स्क्वायर बाय 6, ठीक है, 8/3 करना है। अब पहले सिग्मा की हेल्प चाहिए होगी, किसी भी एक डिस्क का मास निकाल लो, तो हम कट कर रहे हैं उसका मास, मान लेते हैं उसका मास है छोटू एम, छोटू एम निकालना पड़ेगा ना पहले, छोटू एम के लिए किसकी हेल्प चाहिए होगी, सिग्मा, सिग्मा क्या होगा बोलो, टोटल मास बाय टोटल एरिया, टोटल एरिया, सिग्मा तो प्लेट का होता है, फिर ये प्लेट एम मास की पूरा लेंथ है, साइड लेंथ, सिग्मा टोटल मास बाय टोटल एरिया, अब छोटू मास, सिग्मा इंटू छोटे का एरिया, सही है, सिग्मा बड़ा एम 16r स्क्वायर, छोटे का एरिया 5r स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या, आई एम बाय, ये एक प्लेट का मास है, सिग्मा तो टोटल मास की हेल्प से लाओगे, टोटल मास बाय टोटल एरिया, वहाँ से सिग्मा आ गया, और सिग्मा की हेल्प से छोटू का मास, छोटू मतलब ये डिस्क जिसको हम कट करने वाले हैं, सिग्मा इंटू डिस्क का एरिया, सिग्मा आ गया था बड़ा m/16r स्क्वायर, डिस्क का एरिया हो गया πr स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया, m π/16, एक का मास आ गया, अब बोलो आई निकालेंगे, क्या डिस्क के लिए आई पता है हमें, कौन सी एक्सेस के लिए पता है, ये पता है, अगर ये एक्सेस होती तो mr स्क्वायर बाय, वाली एक्सेस के लिए क्या लिखते, गो टू एम, रेडियस तो आर के बराबर ही है, बाई 2 लिखते, बट क्या यहाँ पूछा गया है, के लिए पूछा गया है z, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा हमें, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा कितना होगा बोलो, अब मुझे कुछ नाम देने पड़ेंगे, A B C D, ये O, ये P Q R S, मुझे क्या चाहिए OQ, तो पहले BD निकाल लो, BD, BD कितना होगा बोल, BD 4√2R, 4R स्क्वायर कर लो, रूट ले लो, सही कर रहा हूँ, उसका कितना पार्ट, फोर्थ, उसको 2 पार्ट में तोड़ोगे तो इतना मिलेगा, अगेन हाफ कर लो, OQ BD/4√2R, यही तो अपना D हुआ, ये अपना क्या है, आ गया D के बराबर 2R के, यहाँ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटू mr स्क्वायर प्लस छोटू md स्क्वायर कर लो, यहाँ पहुंच जाओगे आप, सही है, तो मैं आइडियस कह रहा हूँ, छोटू m r² बाय 2, ये हो गया ICM, क्या हो गया, प्लस md स्क्वायर, यही तो करते हैं, m की वैल्यू 5 बड़ा m/16 r² बाय 2 प्लस
पाई बड़ा एम बाई 6 डी स्क्वायर। डी कितना है? यही है अपना डी, रूट टू आर, उसका स्क्वायर कर लो। पाई बड़ा एम, आर स्क्वायर भी बाहर, 16 भी बाहर ले लो। एस कितना रहा? पाई बड़ा एम बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, और क्या बाहर आ रहा था? 16 भी बाहर आ गया। फिर क्या बचा है? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 1/2 प्लस ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 2 बचा है। 2 प्लस आधा, ढाई, 5/2 बाई 32। भाई है बड़ा हर्ष। ठीक है, ठीक है डिस्क। हाँ, टोटल क्या करोगे? टोटल आई डिस्क का 4 टाइम, मतलब 5/8 पाई एम आर स्क्वायर, सही है। अब क्या कर लूँ? फाइनल आई, अपना I1 माइनस आई डिस्क। माइनस क्यों कर दिया मैंने? मैंने मास नेगेटिव नहीं लिया था, मैंने मास नेगेटिव नहीं लिया था, तो आई को माइनस कर लो। M60 आर स्क्वायर बाय 6 माइनस 5/8 पाई आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर ये क्या आ गया? 8/3 5/8।
इसे बस बस इंटीजर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स। थोड़ा जल्दी से क्यूआर कर लेते, क्विक रिवीजन आएगा कि ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। यहाँ डिस्प्लेसमेंट x हुआ करता था, यहाँ पर थीटा, वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक्सेलरेशन a, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, मास। ये कौन, मास का रोल क्या था? इसको क्या कहा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m इंटू ए क्या होता था? फोर्स। फोर्स के बराबर टॉर्क आता है। मास मतलब इनर्शिया। ट्रांसलेशनल मोशन में आई को हमने क्या, मोमेंट ऑफ एनर्जी। ट्रांसलेशनल फोर्स, टॉर्क को क्या कह दोगे? मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स बोले या तो टॉर्क बोलो, एक ही बात है। मोमेंट ऑफ फोर्स, तब हम अब क्या सीखने वाले हैं? टॉर्क। सिंपल, क्या बोलो, टॉर्क बोलो, तो ठीक लगे, को जो भी ठीक लगे, जो याद रहे, ठीक है। स्टार्ट करेगा। ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम फोर्स कर रहा था, बिल्कुल वैसा काम रोटेट, उसका काम क्या हुआ कर, फोर्स का काम क्या हुआ? एक्सेलरेशन जनरेट करना। या टॉर्क का काम क्या? अल्फा जनरेट करना। अरे फोर्स एफ ए प्रोवाइड करता था, यहाँ पर टॉर्क प्रोवाइड करेगा। एक्सेलरेशन क्या करता था? वेलोसिटी चेंज। तो यहाँ अल्फा क्या कर रहा होगा? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज। मतलब जब हम फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट पर तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज, स्पीड इंक्रीज होना, स्पीड इंक्रीज, या तो डायरेक्शन बदल, वैसा काम टॉर्क। यहाँ कौन करने वाला है? टॉर्क। जैसे आप फैन को ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो घूमेगा, ओमेगा इंक्रीज होने वाला है, मतलब टॉर्क लगा। टॉर्क के कारण अल्फा जनरेट होगा, अल्फा के कारण ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी, उसकी वैल्यू, एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो रही है। बंद कर दो, तो भी टॉर्क लगा है, तो अभी अल्फा आया है। वो अल्फा अब क्या कर रहा है? स्पीड, एंगुलर स्पीड कम कर रहा है। जैसा काम फोर्स का वहाँ हुआ कर, टॉर्क ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, लीनियर मोशन करवाने के लिए, लीनियर सही है, मोशन में चेंज लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ करता? फोर्स। यहाँ बिल्कुल वैसा ही, ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए, या ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, के रोटेशन में कुछ चेंज लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है? टॉर्क। अगर आपको पंखा घुमाना है तो क्या चाहिए? फोर्स के टॉर्क? टॉर्क। ये सही बात है कि टॉर्क जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बट हम ये नहीं बोलेंगे कि घुमाने के लिए फोर्स चाहिए। हम क्या बोलेंगे? रोटेट करवाने के लिए, घुमाने के लिए क्या चाहिए हमें? टॉर्क। समझ में आया? नहीं आया भाई? घुमाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स के टॉर्क, टॉर्क बोलना है हमें।
ये बात सही है, टॉर्क जनरेट करने के लिए फोर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, फिर वहीं पे जाने वाले टॉर्क से फोर्स तक, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा वही समझना है अभी हमें। बट बोलना क्या है, रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क के फोर्स, टॉर्क की रिक्वायरमेंट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं समझते हैं। जैसे पंखा है, घुमाना है, ठीक है ना, तो घुमाना है तो फोर्स कैसे लगाओगे, हाथ से घुमाना है, यहाँ से मैं ऐसे फोर्स लगा दूँ क्या ये घूमेगा, क्या इस पे ऐसे फोर्स लगाओ तो नहीं घूमेगा, घूमेगा क्या नहीं घूमेगा। और इस वाले पे ऐसे फोर्स लगाऊँ तो फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ, बट इस फोर्स की कोई इफेक्ट, इसका कारण ये घूमने वाला। बट अगर मैं फोर्स ऐसे लगा दूँ तो ये घूमेगा। सिर्फ फोर्स काम का नहीं है, फोर्स आप कैसे लगा रहे हो, किस पॉइंट पे लगा रहे हो, कैसे कैसे डायरेक्शन में लगा रहे हो, सारी चीज़ें काम की है, तब जाके टॉर्क क्रिएट होता है। हर एक फोर्स टॉर्क जनरेट नहीं कर सकता, तो ये वाला फोर्स टॉर्क क्रिएट कर सकता है क्या, नहीं। बट अगर ऐसे लगा दूँ तो घूमेगा, मतलब तब टॉर्क आया होगा, घूम रहा है मतलब टॉर्क आया होगा, तभी तो रेस्ट से वो रोटेशन स्टार्ट कर रहा है। रेस्ट से रोटेशन स्टार्ट होना मतलब अल्फा आया है, अल्फा कैसे आया, टॉर्क आया होगा। बिल्कुल सेम कहानी, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा था और उसने चलना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो एक्सेलेरेट हुआ है। एक्सेलेरेट कैसे हुआ, फोर्स लगा होगा। सेम सिचुएशन, ये रेस्ट पे था, घूम नहीं रहा था, इसने घूमना स्टार्ट कर दिया, मतलब क्या आया होगा, अल्फा। अल्फा किससे आ सकता है, टॉर्क से, मतलब कहीं ना कहीं क्या जनरेट हुआ होगा, टॉर्क। तो टॉर्क कैसे जनरेट हो सकता है, ऐसे फोर्स लगाओ तो हो सकता है क्या, ऐसे लगा दूँ तो नहीं हो सकता, ऐसे लगाओ तो हो सकता है क्या, ऊपर से ऐसे लगाओ तो कुछ फोर्स टॉर्क जनरेट कर सकते हैं, कुछ फोर्स टॉर्क जनरेट, समझ में नहीं आया, पक्का आया है, उस दरवाजे पे आ जाओ, थोड़ा फील करते हैं टॉर्क को। सिर्फ फोर्स से काम नहीं होने वाला, फोर्स कैसे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए जब हमने फोर्स सीखा था ना एनएलएम में, तो हमने बात करी थी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्या होने वाली है उसको समझने के लिए हम दो तीन चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती है फोर्स के बारे में। पहला तो होता है मैग्नीट्यूड, सेकंड होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड, हमने अभी तक जो फोर्स की बातें करी उसमें ये दो चीज़ें ही मेन थी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फोर्स की इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्या होगी वो समझने की, तीन चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती है। एक, मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है, सेकंड, फोर्स की डायरेक्शन का है, एंड थर्ड वन, किस पॉइंट पर वो अप्लाई हो रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी काम का था, और कहा होगा मैंने, अब वो समझना है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे हमने बहुत काम कर लिया, इक्विलिब्रियम तक हमने खेल लिया है, डेफिनेट जीरो हो जाना। अब देखते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट भी अगर चेंज कर दे तो भी इफेक्ट अलग हो सकती है। कोई मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, सबने फील किया हुआ है। दरवाजा खोलने के लिए आप फोर्स कहाँ लगाओगे, खोलना है या बंद करना है, ये रोटेशनल मोशन है, ये तो कंफर्म है। दरवाजा खोलना है या तो बंद करना है, फोर्स कहाँ लगाते हो, हैंडल पे, क्यों, क्योंकि हैंडल वहाँ दिया है, रीजन क्योंकि हैंडल वहाँ दिया है सर। मान लिया हैंडल नहीं दिया गया, तो बड़ा सा दरवाजा है, इसको बंद करना है, तो फोर्स कहाँ लगाओगे, ऐसे बाहर, बीच में, कि बिल्कुल अंदर, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है से जितना दूर, ज़्यादा दूर हो सके उतना दूर लगाओगे, सेंटर पे लगाओगे, या एक्सिस के बहुत पास लगाओगे, दूर लगाओगे, रीजन कि हमें पता है कि उस फोर की इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाएगी। मिल गया हुआ है, लॉजिकल बात है। एक फोर्स में यहाँ लगाऊं एंड पे ऐसे, दूसरा मिड पॉइंट पे, तीसरा एक्सिस जो है उसके जस्ट पास, इसकी इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा होगी। तीनों की वैल्यू सेम मान लो, सेम वैल्यू का फोर्स, तीन अलग अलग पॉइंट्स पर, इसकी इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखेगी, तो सबसे दूर लग रहा है, तो सबसे इफेक्ट क्या दिखेगी, रोटेट होना। इस फोर्स की इफेक्टिवनेस ज़्यादा दिखी, जो आपने सबसे दूर लगाया, फिर जो पास लगाया है वो, इसके कंपैरिजन में ये वाला फोर्स
कम इफेक्टिव है। तो बहुत पास लगाया गया एक्सिस से, वो सबसे कम इफेक्टिव है। मतलब घुमाने की इफेक्ट किसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी? उससे कम, उससे भी कम। मतलब टॉर्क मैक्सिमम कहाँ क्रिएट हुआ होगा? उससे कम टॉर्क, उससे भी कम टॉर्क। फोर्स तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ। वही बात यहाँ कर लो, फोर्स में यहाँ लगाओ इधर, फिर बीच में, और जो एक्सिस है उसके जस्ट पास, इसमें इफेक्ट सबसे ज़्यादा। सही है, सही है। क्या समझ में आ रहा है? घूमने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? टॉर्क। घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टॉर्क। मतलब जब हम फोर्स दूर लगाते हैं तब टॉर्क ज़्यादा क्रिएट हो रहा होगा। वही इफेक्टिवनेस ज़्यादा होने का मतलब क्या है? टॉर्क वो ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। सेम अमाउंट का फोर्स आपने 3 अलग अलग पॉइंट्स पे लगाया, बट जो बाहर लगाया गया था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर लगाया गया था, उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा थी। मतलब वो इजीली रोटेट कर पा रहा था, टॉर्क ज़्यादा जनरेट करा होगा। तो अंदर आ रहा था उसने टॉर्क, तो बहुत पास था उसने टॉर्क। तो सिर्फ फोर्स लगा देना ही जरूरी नहीं। फोर्स आप कैसे लगा रहे हो, किस पॉइंट पे लगा रहे हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने से टॉर्क चेंज हो गया, इफेक्ट बदल गई। तो फोर्स के लिए दो चीज़ें तो पहले सीख ली थी, मैग्नीट्यूड काम का होता है, डायरेक्शन काम की होती है। तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो बदलने पर भी ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट अलग अलग होती है। क्या क्लियर है? पक्का? जो भी मैं कह रहा था वो यही यही बात है। एक रोड है, यहाँ से ही मतलब यहाँ से घूम सकता है, ऐसे घुमाने के लिए फोर्स यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, किसकी इफेक्ट सबसे ज़्यादा? सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहा हूँ, कौन जीतेगा? ये जीतेगा। तभी इस भाई साहब ने जो टॉर्क क्रिएट करा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। सही है, इसने जो टॉर्क जनरेट किया होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ये सही है ना? समझ में आया? ये भी क्या लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या? जो फोर्स लगाएंगे वो ऐसे 90 डिग्री पे लगाएंगे। हम्म, पक्का? इधर 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 जो भी फोर्स लगाओगे वो कैसे लगाओगे? ऐसे ही तो लगाओगे। रहने दो, वो ऐसे ही तो लगाओगे। बोलना हो या बंद करना हो, हम ट्राई क्या करते हैं, फोर्स कैसे लगे? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी रहने वाली, ये वाली, उससे जो ये लाइन बनेगी रेडियस वाली, तो 90 पे आप फोर्स लगाने की ट्राई करते हो, तो उसकी इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा होती है। ये पहला काम तो दूर लगाते हैं, जितना पॉसिबल हो उतना दूर, और ज़्यादा क्रिएट होता है। दूसरा, जो फोर्स लगाते हैं वो भी कैसे लगाने की ट्राई? 90 पे। अब ऐसे कभी नहीं करते कि दूर तो मैक्सिमम आ गया, अब मैं ऐसे लगा दूँ। फोर्स लगाओ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, टॉर्क जनरेट। फोर्स तो लगा ही रहे हो, फिर भी टॉर्क जनरेट। बट ऐसे लगाओ या ऐसे धक्का मारो, तब टॉर्क जनरेट होगा। पक्का? अब एक दो केस कह रहा हूँ, फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे, तो रेडियस आपकी बनने वाली है के साथ 90 डिग्री पे। दूसरा फोर्स ऐसे लगाओ, ऐसे, किसकी इफेक्ट सबसे ज़्यादा? एंगल पे। रस्सी बांध लो एंगल पे और उसे खींचो। 90 पे खींचोगे रस्सी तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, कि कुछ एंगल पे खींचोगे तो? 90 पे खींचोगे तो, है ना रीज़न? सेम फोर्स लगा रहा हूँ मैं तो इधर भी 5 न्यूटन लगा रहा था, इधर भी एंगल पर भी मैं 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो वही है। फिर भी दोनों में इफेक्ट अलग अलग देखने को मिल रही है। कंपोनेंट्स, जब ऐसे फोर्स लगा रहे हो आप, तो इस वाले फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये तो रेडियस के परपेंडिकुलर आ जाएगा, दूसरा ऐसा। जब आप एंगल पे फोर्स लगाओगे तो उसके दो कंपोनेंट्स कर सकते हो, ये वाला कंपोनेंट इधर आ रहा होगा, दूसरा ये वाला कंपोनेंट। ये किसी काम का है क्या? ये किसी काम का? घुमा कौन सकता है? सिर्फ ये कंपोनेंट। नहीं समझ में आया? जब मैंने रस्सी ऐसे रख के खींचा था, पूरा फोर्स जो 5 न्यूटन में लगा रहा था, पूरा फोर्स घुमाने के लिए काम में आ रहा था। जब मैं एंगल पे आ गया, पूरा 5 न्यूटन इफेक्टिव, उसका एक कंपोनेंट ही घुमाने के काम में आया, दूसरा कंपोनेंट तो ऐसे चला गया, वो तो टॉर्क क्रिएट ही नहीं कर सकता। आया भैया समझ में कुछ? नहीं आया? तो फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है वो भी काम का है, और फोर्स कैसे लग रहा है
एंगल कितना, वो भी काम का है, सीधा समझते हैं एक सिंपल डायग्राम से। ऐसा कोई रैंडम शेप बना लिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यही मान ले शेप। मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, एक तो मैं कितना दूर लगाऊंगा, ये R1, ये R2, ये R3। क्या इस केस में फोर्स टॉर्क सबसे ज़्यादा लगने वाला था, सबसे ज़्यादा लगने वाला था। मतलब टॉर्क एक तो डिपेंड कर रहा था फोर्स की वैल्यू पर, फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो टॉर्क तो ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। फिर टॉर्क डिपेंड कर रहा था आर पर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो जितना ज़्यादा होगा, जितना दूर लगाओगे उतना ही इफेक्टिव रहेगा, मतलब टॉर्क ज़्यादा जनरेट हो रहा होगा। एक और बात, टॉर्क डिपेंड्स ऑन थीटा, लिख दो, डिपेंड्स ऑन एफ आर एंड थीटा। अब ये थीटा क्या है बताता हूँ, एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर। इसको समझने के लिए ये डायग्राम देख लो, इसके अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट। आर वेक्टर ये वाला है, ये रहा आर वेक्टर। फोर्स ऐसे लग रहा है, क्या ये पूरा फोर्स घुमाने के काम में आने वाला, क्या इसका एक कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, तो मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये थीटा ले रहा हूँ, ये क्या हो गया एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है, घुमाने के लिए काम का सिर्फ ये है, ये घुमा नहीं सकता, ये तो इसको इधर खींच सकता है। एफ कॉस थीटा रोटेट करवाने के काम में, रोटेट करवाने के लिए काम में कौन आएगा, एफ साइन थीटा। फाइनली टॉर्क लिखा गया ऐसे, फोर्स जो काम का है एंड डिस्टेंस आर एफ साइन थीटा। फोर्स डिपेंड करता है आर पे, एफ पे एंड थीटा पे, सॉरी टॉर्क डिपेंड करता है आर एफ एंड थीटा पे। फाइनली टॉर्क कैसे लिखा गया, आर एफ साइन थीटा। फिर से टॉर्क कैसे लिखा गया, आर एफ साइन थीटा। हमने प्रैक्टिकली चीज़ें ऑब्जर्व करी थी कि टॉर्क डिपेंड करता है आर पर, एफ पर एंड थीटा पर। इन सबको मिला के टॉर्क का मैथमेटिकल फॉर्म, टॉर्क का कोई इक्वेशन, आर एफ साइन। आगे बढ़े, कुछ चीज़ें वापस याद करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट याद है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट याद है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल है ये थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे लिखा जाता था, ए बी साइन थीटा एन कैप। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक वेक्टर होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप की डायरेक्शन बोलो कहाँ है, कैसे पता करते थे, राइट हैंड ट्रू रूल, बट हम तो थंब यूज करते थे, हम तो राइट हैंड रूल। राइट हैंड उठाओ, फिंगर्स पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, वहाँ से कर्ल करो डी की तरफ, हम जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ पर अपना रिजल्टेंट वेक्टर जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ है, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन से बनाएंगे। डॉट का मतलब परपेंडिकुलर बाहर आते हुए, और अगर बी क्रॉस ए पूछा जाता तो
मैग्नीट्यूड तो यही आता, मैग्नीट्यूड तो सेम आता, इंटू एन कैप लिख देते, पर एन कैप की डायरेक्शन कहाँ आती है अब अंदर, राइट हैंड इनिशियल फिंगर्स बी की तरफ, बी से ए की तरफ फोल्ड करो, बी से ए की तरफ कर्ल करो, तो हम कहाँ जा रहा है अंदर, ये बी क्रॉस से कहाँ जा रहा है अंदर जा रहा है, क्या बताए। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या लिखोगे, ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन ऐसे चेक, पता है ना, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया, सारी चीज़ें नहीं पता एक बार देखना पड़ेगा। ये है मैग्नीट्यूड, क्या है मैग्नीट्यूड, ये क्या है आर एफ साइन थीटा, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। टॉर्क, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी एक वेक्टर है, एफ भी एक वेक्टर है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो, तो टॉर्क वेक्टर है रियल में आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस, वापस समझते हैं, ये ओ पॉइंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पी, पी पॉइंट पे फोर्स लग रहा था, पी पॉइंट पे फोर्स लग रहा था, पहला काम, मैं आर वेक्टर कहाँ बनाऊंगा, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो, उस पॉइंट से जहाँ फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की उस पॉइंट की तरफ आर वेक्टर बना लो, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसकी तरफ क्या बना लो अपना आर वेक्टर। टॉर्क कैलकुलेट कौन से पॉइंट के लिए किया जा रहा है, ओ, टॉर्क किस पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, ओ, फोर्स कहाँ लग रहा है पी, ओ से पी क्या बना लो, आर वेक्टर, फोर्स कैसे लगाए, तो जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आप चेक करते हो तो हमेशा क्या करते हो, दोनों की टेल एक साथ ले आओ या तो दोनों के हेड, तो ये आर का हेड है और एफ वेक्टर की टेल है, क्या ये अपना थीटा है, नहीं, आप आर वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर लोगे, ऐसे मान लोगे, वेक्टर को पैरेलली तो कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है ना, अब दोनों की टेल एक साथ आ गई, ये है आपका थीटा। अब चेक कर लो आर क्रॉस एफ कहाँ जा रहा है, जल्दी, आर क्रॉस एफ, टॉर्क किस डायरेक्शन में है? मतलब डॉट बनाओगे, टॉर्क वेक्टर आया, ये फोर्स इसको ऐसे घुमा सकता है, कुछ समझ में आया।
हो गया इतना? चलो अभी क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में बहुत। एंड डायरेक्शन वेरेक्शन आप निकाल ही लोगे क्रॉस प्रोडक्ट से, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। चलो इसी चीज़ को थोड़ा अलग से देखते हैं। टॉर्क अबाउट है पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने की बात करते हैं। फोर्स भी एक पार्टिकल पे लग रहा है, ऐसी बात कर लेते हैं। चलो फोर्स भी किस पे लग रहा है? एक पार्टिकल पे। एक सिस्टम ही बना लेते हैं। एक्स ट्राई कर रहा हूँ 3D में, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। एक्स वाई जेड ऐसे ऐसे मान ले। ये एक्स, ठीक है, एक्स, ये वाई और ये जेड, ये एक्स, ये और ये। तो यहाँ एक टेबल आ गया। ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। ये कौन सा प्लेन है? एक पार्टिकल टेबल पे पड़ा हुआ है। मतलब पार्टिकल किस प्लेन में पड़ा हुआ है? पार्टिकल किस प्लेन में पड़ा हुआ है? मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट ओ पॉइंट। ओरिजिन के अबाउट मैं टॉर्क कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मान लो मैं ओरिजिन हूँ। मैं क्या हूँ? ये ओरिजिन। ये कौन सी एक्सेस हो गई? जेड। ये एक्स, ये पार्टिकल। तो जिस पार्टिकल पे आप फोर्स लगा रहे हो उसके लिए आर वेक्टर कैसे बनाओगे? ओरिजिन से। तो ये आर वेक्टर बन गया। ये क्या बन गया? आर वेक्टर। एंड मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ इस पार्टिकल पे, फोर्स ऐसे लग रहा है, देखना। आर वेक्टर कैसे आया? बाय में नहीं, बाय में कहाँ से आ गया फोर्स? तो ऐसे लगा रहा हूँ ऐसे। एक्स वाई प्लेन में अपना एफ वेक्टर। एफ वेक्टर कहाँ है अपना? एक्स वाई प्लेन में ऐसे एफ वेक्टर है। ये पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये फोर्स लगा है ऐसे कुछ, और ये आर वेक्टर है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये पार्टिकल, पार्टिकल कहाँ पड़ा हुआ है? एक्स वाई प्लेन में। टेबल बनाओ टेबल। तो बनाओ बना लो सर, 3D में मुझे नहीं समझ में आता तो नहीं आता। ये पार्टिकल, ये कौन है? ये कौन है? ये ओरिजिन। ये कौन सी एक्सिस? ये कौन सी है? ये कौन सी है? इस तरह पार्टिकल। ओरिजिन से इसको कनेक्ट करता हूँ वेक्टर आर वेक्टर। एक्चुअली यहाँ तक ही आर की वैल्यू होगी, इसको तो हमने आगे एक्सटेंड करा हुआ है। और फोर्स ऐसा लग रहा है वेक्टर, फोर्स ऐसा लगा। आर वेक्टर ओरिजिन से पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ वेक्टर। तो ये आर, ये आर और ये एफ, ठीक है। आर और ये कौन है? ये पार्टिकल। ये आर और ये पार्टिकल था। नहीं समझ में आया। टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन बताओ मुझे। आर एफ, आर क्रॉस एफ ऊपर। डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन? वैल्यू कितनी? आर एफ साइन थीटा। थीटा कहाँ बनाओगे? मतलब ये वाला नीचे, ये वाला, ये सही है। हाँ, दोनों की टेल एक साथ ले आओ। सही है। वही डायग्राम यहाँ बनाता हूँ मैं। यार वेक्टर ये पॉइंट था, फोर्स ऐसे लग रहा है टक 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 टक। ये थीटा है। टॉर्क वेक्टर कहाँ आने वाला है? मैं तो इसके अबाउट कैलकुलेट कर रहा था, तो यहाँ बना लो। इतना क्लियर है? कितना टॉर्क लगेगा? टॉर्क वेक्टर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो मैं इसका अगर मैग्नीट्यूड लिख दूं तो टॉर्क होगा आर एफ साइन थीटा। आर मतलब ओ से पी, आर मतलब ओपी लेंथ, आर मतलब ओपी लेंथ, एफ फोर्स की वैल्यू, एफ थीटा। थीटा कौन है रे? एंगल बिटवीन वेक्टर एंड आर वेक्टर। एंगल लेते समय ध्यान रखना दोनों के हेड एक साथ, दोनों के हेड एक साथ लाओगे तो आपको थीटा यहाँ दिखेगा। एक ही तो बात है।
का हेड, इसका हेड। थीटा यहाँ बनाओ, एक ही बात है। ये सब कुछ कहाँ बन रहा है? एक्स वाई प्लेन में, टेबल पे कहाँ बन रहा है? एक्स वाई प्लेन में। क्लियर है? पक्का? मैग्नीट्यूड क्या लिखा भैया आपने? लिखा आर एफ साइन थीटा। भूल गया मैं, एक बार और लिखता हूँ। क्या लिखा? आर एफ साइन थीटा। वो तो भूल गया था मैंने, दूसरी प्रैक्टिस। मैग्नीट्यूड आर एफ, आर इंटू एफ साइन थीटा, एफ इंटू आर साइन थीटा। क्या कर रहे हो? एफ साइन थीटा मतलब फोर्स वेक्टर का एक कंपोनेंट, एंड आर साइन थीटा मतलब आर का कंपोनेंट। क्या ऐसा पहले हमने कहीं किया हुआ था? हाँ 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 हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है, ऐसा कहीं तो कुछ किया था ऐसा। बस देख लेते हैं एफ साइन थीटा कहाँ पर है और आर साइन थीटा कहाँ है। यही डायग्राम में वापस बना रहा हूँ। एक्स वाई जेड। पी पॉइंट और फोर्स वेक्टर तेरा ये ये एंगल थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये कौन होगा? एफ कॉस थीटा। जहाँ थीटा बनेगा वो कॉस। दूसरा साइन वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट से परपेंडिकुलर होगा। कॉस वाला कंपोनेंट क्या आर पे गया है, साइन वाला कंपोनेंट आर वेक्टर से परपेंडिकुलर आना चाहिए। ये रहा, ये परपेंडिकुलर होगा। ये कितनी वैल्यू है? साइन थीटा। समझ में आया? आया क्या? आर मतलब कितनी वैल्यू? ये। और एफ साइन थीटा मतलब आर से परपेंडिकुलर वैल्यू फोर्स की। यहाँ पर अपने थोड़ी देर पहले यही दरवाजे पे थोड़ी देर पहले यही किया। फोर्स आप एंगल पे लगा रहे थे तो उसका एक कंपोनेंट कर लिया था एफ साइन थीटा, वही तो रिस्पॉन्सिबल था टॉर्क के लिए। यही चीज़ यहाँ करी मैंने। फोर्स एंगल पे लग रहा है तो उसका एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा वो रिस्पॉन्सिबल है घुमाने के लिए। तो वो जो कंपोनेंट आया था वो कैसे आया था? आर के परपेंडिकुलर आया था, नहीं आया था वहां पर? यहाँ पर भी वही है। इतना आर, इतना, और फोर्स एफ साइन थीटा। आर, इसको ऐसे लिखो, आर इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किससे परपेंडिकुलर? आर वेक्टर से परपेंडिकुलर। नहीं आया सब? आर कौन है? ओपी। आर कौन है? जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस, मतलब आर है ओपी डिस्टेंस। और एफ परपेंडिकुलर क्या है? फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आया। फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आया है। समझ में नहीं क्या चल रहा है? एफ तो फोर्स की वैल्यू है, एन आर साइन थीटा कौन है वो देख लेते हैं डायग्राम में। जेड वाई है। ये आर है ना? ओपी कौन है? आर। ये कितना? ये भी कितना? आर के दो कंपोनेंट्स, आर कॉस आर। यहाँ से परपेंडिकुलर बना लो, वो एम। ये आर ये थीटा तो ये आर साइन थीटा। तो ये आर ये थीटा तो थीटा के सामने आर साइन थीटा। तो आर का एक कंपोनेंट आर साइन थीटा ये रहा। अब देख आर साइन थीटा परपेंडिकुलर है किस पे? फोर्स वेक्टर पे। ये है ना फोर्स वेक्टर तेरा? फोर्स वेक्टर के आर की परपेंडिकुलर वैल्यू नहीं है वो आर साइन थीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स इंटू आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आर का वो कंपोनेंट जो फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर है। या तो यहाँ क्या कर लो, आर इंटू फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। या तो ऐसा भी कर सकते हो, फोर्स इंटू आर का वो कंपोनेंट जो फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर। ये करो एक ही बात। या तो दोनों की वैल्यू ले लो अलग अलग, दोनों के बीच का एंगल चेक कर लो, इससे कर लो, एक बात है।
कंपोनेंट से करो, फोर्स के कंपोनेंट की हेल्प ले लो, आर के कंपोनेंट की हेल्प ले लो, या दोनों पूरे के पूरे उठा लो, दोनों के बीच का एंगल देख लो, कुछ भी करो आंसर सही में आएगा। बस फील के लिए, बाकी प्रैक्टिस के साथ चीज़ें हो ही जाती है। खा लो भाई इतना पहले। खा लिया? खा रहे हैं, जल्दी खाओ। Done? ये किसी एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा था। एक पार्टिकल था पी पॉइंट, पार्टिकल पी मान लो, उस पर फोर्स लग रहा था। तो हमने टॉर्क कैलकुलेट किया पॉइंट ओ के अबाउट। अगर सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टिकल, एन पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर्स मान लो R1, R2, R3, Rn, और उन पे फोर्स लग रहा है F1, F2, F3, Fn। पहले पार्टिकल पे टॉर्क, टॉर्क 1 R1 क्रॉस F1। दूसरे पे टॉर्क, nth पार्टिकल पे टॉर्क Rn क्रॉस Fn। नेट टॉर्क, जैसे सिस्टम के लिए हमने फोर्स लिखा था ना, नेट फोर्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, वैसे ही नेट टॉर्क। वेक्टर समगल हो गया। नया नहीं कर रहे, जो फोर्स में कर रहे थे वही टॉर्क में कर रहे हैं। ये एक्स, ये वाई, 2 मीटर दूर, 10 न्यूटन फोर्स, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा गया।
जल्दी बोलो आंसर। 10 न्यूटन फोर्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। सीधा कर लो डायरेक्शन। आर इंटू फोर्स की परपेंडिकुलर वैल्यू, पूरा फोर्स खुद परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क सीधा क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 2, फोर्स की परपेंडिकुलर वैल्यू 10, टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई 20। टॉर्क के लिए यूनिट क्या लिखोगे बेटा, न्यूटन मीटर। यूनिट के बारे में बात कर ले, आर एफ साइन थीटा होता है ना, आर का यूनिट मीटर, फोर्स न्यूटन, यूनिट क्या लिखोगे न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं, तो कहते नहीं कहते, बट यहाँ टॉर्क का यूनिट जूल नहीं लिखेंगे। जूल स्पेशली किस यूज करा जाता है, एनर्जी, तो बात है। टॉर्क के लिए जूल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर। वेक्टर क्वांटिटी है वो पता है, उसकी डायरेक्शन बोलो, एमएलटी बना लोगे, एमएलटी तो बन ही जाएगा। डायरेक्शन बोल यहाँ टॉर्क की, ओ पॉइंट के अबाउट ये फोर्स ऐसे जा रहा है। आर वेक्टर कैसे बनाओगे, ओ से पी, ये होगा आपका आर वेक्टर। क्या ये ऐसे काम चल जाएगा, क्या आर को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना भाई, दोनों की टेल एक साथ लाओ, दोनों की टेल एक साथ लाओ। अब ये आर और ये फोर्स, आर क्रॉस एफ, टॉर्क बाहर, टॉर्क सीधा मतलब ये हो, टॉर्क बाहर का मतलब ये पार्टिकल ओ पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमेगा, अगर ये फोर्स उसको घुमा रहा है तो वो ऐसे घुमा सकता है, आर एफ ऊपर, आर क्रॉस एफ, टॉर्क की डायरेक्शन बाहर, रोटेशन ऐसे, तो टॉर्क कितना, डायरेक्शन कैसे, का मतलब क्या हुआ, टॉर्क की डायरेक्शन, तो ऐसे ही छोटे मोटे पूछ रहा हूँ डायरेक्शंस के लिए। चलो, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ये 37 है, 4 मीटर दूर, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा गया, ये एक्स ये वाई, फोर्स लग रहा है अपना एक्स वाई प्लेन में। बोलो क्या करो, इसका कंपोनेंट लेना ज्यादा आसान है, आर का कि एफ का, ऑब्वियसली एफ का, तो सिचुएशन देख के डिसाइड करेंगे, फोर्स का वो कंपोनेंट ले लो जो आर के परपेंडिकुलर हो। ये 37 तो फोर्स का है कंपोनेंट एफ कॉस 37, वो मेरे किसी काम का, ये काम का है क्या, हाँ ये घुमा सकता है, एफ साइन 37 मतलब 10 3/5 6 न्यूटन, सही है, इंटू 4 कर दोगे तो और क्या होगा, आर इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आर की वैल्यू 4, फोर्स का परपेंडिकुलर 6, 24। डायरेक्शन ये कैसे घुमा सकता है, चाहो तो आर को सेप भी कर लो, आर वेक्टर ऐसे जाएगा, आपका एफ वेक्टर यहाँ जा रहा है, आर क्रॉस एफ, आर इधर एफ नीचे, आर क्रॉस एफ अंदर, या तो कैसे घुमा सकता है वो देख लो, ऑब्जर्वेशन से चीजें दिखने लगती है। ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट इस वाले पार्टिकल को ऐसे घुमा सकता है, ऐसे घुमाना है तो अंदर, या तो आर क्रॉस एफ से देख लें, क्या धीरे धीरे प्रैक्टिस से दिखने लगेगा, अगर फोर्स ऐसा लग रहा है तो ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट इस वाले पार्टिकल को ऐसे ही घुमा सकता है, तो ऐसे घूम रहा है और अंदर क्रॉस, बाहर कैसे होगा, आर वेक्टर, आर वेक्टर को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, और एफ वेक्टर नीचे, तो ये आर और ये एफ इधर गया, या तो सीधा क्या सोच ले, ये फोर्स इस पार्टिकल को ऐसे घुमा सकता है, ऐसे ही घुमा सकता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फिंगर्स, हल करो, समंदर जा रहा है मतलब क्रॉस। सही होता
F1, F2, 4 मीटर, 5 मीटर, F4। चारों फोर्सेस के लिए टॉर्क 4 पॉइंट के अबाउट डायरेक्शन के साथ।